तो ब्रूनर जो थे हमारे, ये पियाजे से ही इंस्पायर्ड थे, ठीक है। और इन्होंने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ही एक्टिविटी वो दी है, थ्योरी दी है। इनकी जो थ्योरी है इसके अंदर ये डिस्कवरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इनका ये मानना है कि खोज करेगा अगर बच्चा तो उस पर ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमताएं जो होती हैं, समस्या समाधान की क्षमता या साइंटिफिक इंक्वायरी की जो क्षमता होती है, ये उसमें ज़्यादा डेवलप होंगी। उसको पकी पकाई खीर देने से अच्छा है कि आप बच्चे को खोज करने दो, डिस्कवरी करने दो, ठीक है। तो ब्रूनर जो है इन्होंने भी हमें तीन रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं, तीन मोड दिए हैं प्याजे जैसे ही, ठीक है। जिसमें पहला हमारा जो है वो है इनएक्टिव, फिर आइको सिंबॉलिक, फिर सॉरी आइकॉनिक, और फिर सिंबॉलिक। पहला इनएक्टिव है, आपकी बुक में तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है, ठीक है। इनएक्टिव जो है वो 0 से 1 साल वाले बच्चों का होता है। ये पियाजे का जो सेंसरी मोटर है ना, उसका आधा पार्ट है, ठीक है। सेंसरी मोटर को हाफ कर दो तो इनएक्टिव मोड आ जाता है। तो इनएक्टिव मोड के अंदर बच्चा जो होता है वो अपनी बातें रो रो के कहता है, या कूक कर कहता है, जैसे आ ई ऐसे बोल के कहता है, ठीक है। हाथ पैर हिलाता है, अपने सेंसेस का और मसल्स का यूज करता है। फिर आइकॉनिक मोड आता है। आइकॉनिक जो है बेटा वो 2 से 7 साल या 2 से 6 साल आप उसको लिख सकते हो। ये पियाजे का आधा सेंसरी और बाकी प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है उसको इंक्लूड करता है। तो इसके अंदर जो है बच्चा चीज़ों की छवियां जो है अपने दिमाग में बनाना शुरू कर देता है, इमेजेस को फॉर्म करना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे हर चीज़ हम उसको दिखाते हैं कि बेटा पानी पी लो, पानी पी लो। तो पानी पी लो बोलते टाइम हम उसके सामने पानी रखे हुए होते हैं, तो उसको समझ आता है कि हाँ ये जो ग्लास है इसमें पानी, इसको पानी बोलते हैं, ठीक है। या मम 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 हम ऐसे बोलते हैं, रोटी खा लो, रोटी खा लो। तो वो उस चीज को पकड़ने लगता है, चीजों की जो इमेजेस हैं उनको उनके शब्दों के साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। और तीसरी जो है सिंबॉलिक, वो 7+ की है। ये पियाजे की कॉन्क्रीट वाली जो है आपकी मूर्त संक्रियात्मक वो वाली स्टेज है, ठीक है। तो सिंबॉलिक के अंदर बच्चा स्कूल जाने लग जाता है अच्छा खासा, तो वो सिंबल्स को समझना शुरू कर देता है, संकेतों को समझना शुरू कर देता है कि लाल रंग है, कौन सा हरा रंग है, ठीक है, कितनी सीढ़ियां हैं, गिनना शुरू कर देता है वो, पढ़ना शुरू कर देता है। तो संकेतों को समझना शुरू कर देता है वो बच्चा। तो ये इनकी थ्योरी थी। और क्या पढ़ा था हमने? सिद्धांत कहाँ थे ये? सिद्धांत तो नहीं पढ़ाए थे मैंने आपको। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पढ़ाई थी, वही की डिस्कवरी के ऊपर फोकस करना है। वो इम्प्लीकेशन है बाबू, सिद्धांत नहीं है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन जो होता है उसका मतलब होता है कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब प्यूपिल टीचर हो ना आप लोग को हम बोलेंगे प्यूपिल टीचर। तो प्यूपिल 36 है बेटा इंग्लिश में। प्यूपिल टीचर जो होता है वो कैसे इस चीज को पढ़ के स्कूल में अप्लाई करेगा, ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है। कि भाई आपने समझ लिया कि डिस्कवरी मेथड को वो इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो कल मैं क्लास में जाऊंगी तो मुझे डिस्कवरी मेथड को इंपॉर्टेंस देनी है, मुझे बच्चों से डिस्कवरीज करवानी है, ठीक है। फिर मैंने इसमें बेटा सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट करवाया था, जिसमें मैंने वाइगॉत्स्की के बारे में पढ़ाया था। लेव वाइगॉत्स्की थे, ठीक है। ये कहते हैं कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास, बेटा 44 पे आ जाना सोशियो कल्चरल के लिए, हिंदी में 44 पे, और इंग्लिश में, इंग्लिश में कहाँ है, 46 पे, ठीक है। लेव वाइगॉत्स्की एक व्यक्ति रहे हैं, हमारे साइकोलॉजिस्ट रहे हैं बेटा, ठीक है। इन्होंने जो है ये कहा था कि
बच्चे को समाज दो, जितनी ज्यादा सोसाइटी उसको आप दोगे, जितना ज्यादा उसको लोभ दोगे, मीडिया दोगे, एंटरटेनमेंट दोगे, एंटरटेनमेंट मतलब सब कुछ पॉजिटिव वे में देना है, नेगेटिव वे में नहीं देना है, तो बच्चे का विकास उतना ही अच्छा होगा। यानी एक्सप्लोर कराओ, उसे घर से बाहर निकालो, ट्रैवल कराओ, उसको घर के अंदर मेंढक मत बना के रखो। ठीक है, तो ये वाइगोत्स्की का कहना था। तो सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो होता है, समाज और संस्कृति, इससे अच्छा संज्ञानात्मक विकास कोई नहीं करा सकता बच्चे का। ठीक है, क्योंकि बच्चा इनमें सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करता है। हम जिस संस्कृति में रहते हैं उस संस्कृति में हम बेस्ट इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम इंडिया के लोग हैं, तो इंडिया में हम जिस तरह से रहते हैं, और अगर हम अभी यूएस से चले जाए और यूएसए में हम जिस तरह से रहेंगे, उसमें बहुत फर्क आ जाएगा। राइट, इंडिया में हम होमली फील करेंगे कि भाई हम अपने घर में हैं, तो हम फ्री होके थोड़ा घूमेंगे, फ्री होके लोगों से बात करेंगे, झिझक नहीं होगी हमारे अंदर, क्योंकि हमारी भाषा बोलने वाले वो लोग हैं, तो इंट्रैक्शन जो होगा वो फ्लुएंट होगा। लेकिन वही हम यूएसए चले जाते हैं तो हमारे अंदर एक हेजिटेशन आ जाएगा, कल्चरल डिफरेंस आ गया है। ठीक है, बहुत बड़ा। इसलिए सोशियो कल्चरल के बारे में इन्होंने बात की है, जिसमें फिर हमने पढ़ा था कि इसके वाहक कौन होते हैं, एजेंसीज कौन होती हैं, कौन है जो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट करवाते हैं। पेज नंबर 47 पे हिंदी में और 48 पे इंग्लिश में। तो इसमें परिवार था बेटा, भाई परिवार सबसे पहली सोसाइटी बच्चे की परिवार होती है, माँ की गोद से वो समाजीकरण स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ऐसे ही धर्म होता है, धर्म में हम जो ईश्वर है उसके बारे में जानते हैं, और धर्म में जो रीति रिवाज बनाए गए हैं कि भाई ये इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, ये क्यों हुआ है, कब से हुआ है, कैसे हुआ है, तो एक इतिहास भी पता चलता है हमें धर्म का ना, पास्ट पता चलता है कि इतिहास में ऐसी चीजें हुई थी, वहां से ये चीजें निकल कर आई थी, इसलिए इसको हम फॉलो कर रहे हैं। अब दिवाली है जैसे, तो दिवाली में अगर आपसे कोई पूछता है तो हम क्या बोलते हैं, हम यही बोलते हैं ना कि दिवाली हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि राम जी जो है रावण का वध करके आए थे, तो अयोध्या वालों ने दिए जलाए थे उस खुशी में, तो इसलिए दिवाली मनाई जाती है, और बहुत सारे रीजंस देते हैं लोग। तो वो एक इतिहास हमें पता है उस चीज का, तो हमें राम के बारे में पता चला, रावण के बारे में पता चला, और रामायण में बहुत सारे लोग हैं, तो कितने सारे लोगों की इंफॉर्मेशन हमें मिली वहां पर। राइट, तो धर्म से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। एजुकेशन, शिक्षा, स्कूल में आप जाओ, टीचर्स, बच्चे, मैनेजमेंट, नॉन टीचिंग स्टाफ हो गया, फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स हो गए, अलग अलग एक्टिविटीज हो गई। ठीक है, पड़ोस हो गया आपका, आप पार्क में जाते हो, म्यूजियम जाते हो, दुकानों पे जाते हो, गली में कोई वेंडर आया है उससे कुछ सामान ले रहे हो, ये सब पड़ोस है, कम्युनिटी है। फिर मास कम्युनिकेशन, यानी कि बुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब से आप घर बैठे दूसरे देश के लोगों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हो। तो ये सब वाहक है, एजेंसीज है, जो आपका सामाजिक और सांस्कृतिक विकास कर रहे हैं। ठीक है, अब आजकल देखो कोरियन ड्रामा का इतना फैशन चला हुआ है, ट्रेंड में है, तो यहाँ पे बैठे बैठे बच्चे जो है वो कोरियन सीख जा रहे हैं, उनके ड्रामे देख देख कर, वहाँ का जो फूड है, तो सुशी खा रहे हैं, वहाँ पे रामियन खा रहे हैं, ये सारी चीजें खा रहे हैं यहाँ पे बैठ के। तो उनको पता कैसे चला, फोन से पता चला, मीडिया से पता चला। तो ये सोशियो कल्चरल विकास था। इसके बाद मैंने आपको क्या कराया था, इसके बाद क्या कराया था, नहीं बस इतना ही कराया था। ठीक है, अब आओ पेज नंबर 51 पे, और हिंदी में 51 है बच्चे, और इंग्लिश में पेज नंबर 55 पर। और हमारी क्लास स्टार्ट होगी अब, पेपर 1, क्लास नंबर कौन सा हो जाएगा आज, 6। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 6। ठीक है, यूनिट 1। ये हमारा है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पहला टॉपिक है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। स्वाभाविक, अभी नहीं बेटा, दवाई खाई है ना अभी मम्मा ने, थोड़ा देर बाद। निरीक्षण। ठीक है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, स्वाभाविक निरीक्षण। भाई क्या होता है ऑब्जर्वेशन, देखो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को बहुत लंबे समय तक, कोई 1-2 घंटे की बात नहीं, जैसे कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, किसी चीज को देखना और चुपचाप देखना। ठीक है, मतलब कि जैसे मान लो तुम सब क्लास में बैठे हुए हो, है ना, और मैंने स्टार्ट कर दिया ऑब्जर्वेशन, पर मैंने तुम्हें बताया नहीं। राइट,
तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं तुम सबकी एक्टिविटीज देख रही हूँ धीरे धीरे चुपचाप, मैं पढ़ाते टाइम भी तुम्हें नोटिस कर रही हूँ, मैं अटेंडेंस लेते टाइम भी नोटिस कर रही हूँ, ठीक है, मैं कॉरिडोर में तुम अगर मेरे सामने से गुजर रहे हो तो मैं वहां भी नोटिस कर रही हूँ, ग्राउंड में, असेंबली में, हर जगह मैं तुम्हें नोटिस कर रही हूँ। और नोटिस करते हुए मैं क्या कर रही हूँ, रोज चुपचाप एक रजिस्टर है मेरे पास और चुपचाप मैं उसमें लिख दे रही हूँ जाके कुछ ना कुछ तुम्हारे बारे में, कि आज मैंने मीनाक्षी के बारे में ये देखा या आज मैंने सानिया के बारे में वो देखा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं चीजें जो है लिखती जा रही हूँ। और ये जो पैटर्न है, ये मैं कोई एक दो दिन नहीं कर रही, ये मैं कर रही हूँ 2-3 महीने तक कम से कम, या 6 महीने तक मैं ऐसा कुछ करती हूँ, ठीक है। वैसे 2-3 महीने, 3 महीने हम लेते हैं, क्वार्टरली करते हैं ऑब्जर्वेशन जो होता है, ठीक है। 3 महीने में ये चीज ऑब्जर्वेशन आपको रखती हूँ। अब ऐसे में क्या होगा, आपको तो पता ही नहीं कि मैं आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ, है ना। तो जब आपको नहीं पता होता कि आप ऑब्जर्व हो रहे हो या निरीक्षण हो रहा है आपका, तो आपका जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल प्राकृतिक होगा, स्वाभाविक यानी नेचुरल होगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा है वो बदमाश है और उसको नहीं पता कि टीचर मुझे नोटिस कर रहा है, तो वो अपनी बदमाशी कर रहा होगा और मैं उस चीज को लिख लूंगी, ठीक है। 3 महीने तक अगर वो लगातार मुझे वैसे ही पैटर्न शो करता है कि आज उसने किसी की पेंसिल ले ली, कल उसने किसी को गिरा दिया, परसों उसने फिर कुछ कर दिया, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद फिर उसकी शिकायत आ रही है, तो 3 महीने तक मैं यही देख रही हूँ कि इस बच्चे की शिकायतें आती रहती है, ये कुछ ना कुछ करता रहता है, हमेशा ये किसी ना किसी ब्लंडर के अंदर फंसा रहता है। तो मेरा निरीक्षण जो है 3 महीने बाद एक रिपोर्ट तैयार होगी, राइट। उस रिपोर्ट के आधार पर मैं बच्चे को बताऊंगी या मैं उसको एनालाइज करूंगी कि हाँ यार ये बच्चा जो है इसके साथ ये समस्या है और मैं किस तरीके से इसका निवारण कर सकती हूँ या रेमेडी दे सकती हूँ, ठीक है। रेमेडी मतलब कि आप ट्रीटमेंट क्या दे सकते हो उस बच्चे को, तो डायग्नोस और वो आ जाता है, रेमेडी आ जाता है, 2 वर्ड जो हम यूज करते हैं सीडीपी में, ठीक है, कि हम बच्चे का कारण पता कर लेते हैं। तो ऑब्जर्वेशन जो होता है बेटा, ये एक बेस्ट मेथड माना जाता है टीचर के पीओवी से, या मेथड है आपके, ठीक है, बच्चों को असेस करने के, बच्चों का आकलन करने के ये मेथड दिए हुए हैं अब आपके, ठीक। तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन जो है, इसमें जो आप डाटा इकट्ठा करते हो बेटा बच्चे के बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे वो कैसी होगी, बिल्कुल रियल होगी, ठीक है, नेचुरल होगी। क्योंकि इसके अंदर जो अब हमने ऑब्जर्वेशन शुरू करी थी, तो ये अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन थी। अनकंट्रोल यानी अनियंत्रित, अनियंत्रित यानी स्टूडेंट डोंट नो, बच्चों को नहीं पता कि मैं उन्हें ऑब्जर्व कर रही हूं, तो उनका जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है बेटा, वो कैसा होगा, बिल्कुल प्राकृतिक होगा, यानी कि स्वाभाविक, नेचुरल, द वे दे आर। अब अगर मैंने आपको बता दिया कि बेटा मैं तुम्हें ऑब्जर्व करने वाली हूँ इस हफ्ते, ठीक है, और मैं तुम्हारी रिपोर्ट तैयार करने वाली हूँ, और अगले हफ्ते जो पीटीएम है उस पीटीएम में मैं तुम्हारी रिपोर्ट तुम्हारे पेरेंट्स के सामने रखने वाली हूँ, तो क्या होगा, बच्चे जो हैं उनका जो बिहेवियर है बेटा ये चेंज हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नियंत्रित निरीक्षण। अगर मैं आपको बता दूं, इफ अ चाइल्ड नोज, अगर उसको पता है कि मेरा ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो वो अपना बर्ताव बदल लेगा, वो थोड़ा सीधा बैठेगा, वो किसी को तंग नहीं करेगा, अपने कपड़े ठीक करके रखेगा, होमवर्क पूरा करके आएगा, ठीक है, जवाब देने की कोशिश करेगा, पढ़ा आंसर्स देगा, अपने क्लास में सवाल पूछे गए सवालों के, तो उसका व्यवहार जो है वो चेंज हो जाएगा। जब व्यवहार चेंज हो जाएगा तो जो रिपोर्ट मैं तैयार करूंगी वो नेचुरल नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, अनरियल लिखेंगे, फेक नहीं लिखेंगे, अनरियल लिखेंगे, ठीक है। वो एग्जैक्ट नहीं होगी, नेचुरल नहीं होगी, वो आर्टिफिशियल हो जाएगी, ठीक है, कृत्रिम कह सकते हैं, कृत्रिम।
आर्टिफिशियल हो जाएगी वो रिपोर्ट। तो इसीलिए नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन जो है एक अच्छा मेथड पाया जाता है, अच्छा तरीका पाया जाता है बेटा, कि आपको अगर अपने बच्चों के बारे में डाटा कलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उनकी हरकतों के बारे में, तो एक लंबे समय तक, फॉर अ लॉन्ग पीरियड। और ये जो लॉन्ग पीरियड है बेटा, इसको हम क्वार्टरली ले लेते हैं, 3 मंथ्स के हिसाब से, क्योंकि 3 मंथ पे एक पीटीएम हो जाती है, राइट। तो पीटीएम में हम पेरेंट्स के साथ उस चीज को, 1 मिनट रुकना, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, पीटीएम में हम बच्चों पेरेंट्स के साथ उस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। तो प्राकृतिक निरीक्षण का लक्ष्य होता है बच्चों के बारे में, जैसा वे वास्तव में व्यवहार करते हैं उसके बारे में विस्तृत प्रमाण प्राप्त करना। जैसा वो रियलिटी में बिहेव करते हैं, वैसा ही एक इलेबोरेटेड मटेरियल, ऑथेंटिक मटेरियल उनके लिए अवेलेबल कराना, वह भी उसके वास्तविक पर्यावरण में जिसमें वो रहते हैं। इवन एनवायरनमेंट भी कैसा होना चाहिए, रियल वर्ल्ड सेटिंग। ये नहीं है कि उनको बेटा बैटरी नहीं है, क्या करते हो, क्यों बीच में आते हो। ये नहीं है कि हमने उनको अलग से एक कमरे में रखा है या अलग से किसी एक आर्टिफिशियल सेटिंग बनाई है। जो क्लासरूम है, जैसे उनके फ्रेंड्स हैं, जहां वो कॉरिडोर में घूम रहे हैं, लंच पीरियड में जा रहे हैं, प्लेग्राउंड में जा रहे हैं, एक रियल वर्ल्ड सेटिंग के अंदर हमें उनको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ये तुम्हारा 2 नंबर में आता है या 5 नंबर में आता है बेटा ये क्वेश्चन। ठीक, अब पेज चेंज करो अपना, 52 पेज पे आओ, और इंग्लिश में 57 पे आओ, हिंदी में 52 पे आओ, और इंग्लिश में 57 पे आओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मिला टॉपिक, कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, दोनों की सेम है। ठीक है, दो कॉन्टेक्स्ट दे रखे। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है बेटा, संदर्भ। संदर्भ माने सिचुएशन, परिस्थिति। किन दो सिचुएशन में या किन परिस्थितियों में आप बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं। तो प्रेक्षण या अवलोकन दो परिस्थितियों में होता है, दो सिचुएशंस में होता है। एक होता है ऑब्जर्वेशन इन मैनी कॉन्टेक्स्ट। मैनी कॉन्टेक्स्ट का मतलब है बेटा अलग अलग परिस्थितियां, जैसे अभी मैं उसको क्लासरूम में देख रही हूँ, फिर मैं उसको कॉरिडोर में ऑब्जर्व कर रही हूँ, फिर प्लेग्राउंड में ऑब्जर्व कर रही हूँ, कभी मैं दूसरे टीचर्स के साथ ऑब्जर्व कर रही हूँ कि दूसरे टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करता है, कभी मैं उसको किसी इवेंट में ऑब्जर्व कर रही हूँ। इसका मतलब है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट। अब आपकी जो बुक में लिखा है वो आपको समझ नहीं आने वाला, इकोलॉजी, बायोलॉजी, होम, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। आपने जो लिखना है वो यहाँ पे लिखना है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। उदाहरण के तौर पे, इन द क्लास, ये तो लिख लोगे ना हिंदी में। ठीक है, इन द कॉरिडोर, इन डिफरेंट इवेंट्स, इन प्लेग्राउंड, विद डिफरेंट टीचर्स। क्योंकि होता है ना कि बच्चे की फेवरेट टीचर है तो उसके साथ वो बहुत अच्छा है, और एक टीचर उसको पसंद नहीं है तो उसको वो तंग करता है, चिड़चिड़ा रहता है, उसका काम नहीं कर रहा, उसके सब्जेक्ट में पढ़ के नहीं आ रहा। ठीक है, विद पियर्स, ऑल, सारे पीयर्स। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड्स के साथ कैसा है, और जो फ्रेंड नहीं है, ठीक है, अगर किसी से लड़ाई हो रही है तो उनके साथ वो कैसा है। विद नॉन टीचिंग स्टाफ, जैसे स्कूल के अंदर बेटा मेड्स है, एडमिन स्टाफ है, बस कंडक्टर्स होते हैं, क्या बोलते हैं, लैब असिस्टेंट्स होते हैं, तो ऐसे स्टाफ के साथ उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, मेड वगैरह झाड़ू पोछा कर रही हैं तो वो कैसे बिहेव करके जा रहा है। जैसे होता है ना, हम लोग क्या है कि अगर आंटी लोग पोछा लगा रही हैं और हमें वहां से निकलना है तो हम सॉरी बोल के साइड एकदम किनारे से होके दीवार से सट सट के निकलते हैं कि दीदी सॉरी, ऐसे। वो कैसे निकल रहा है, पूरा पैर रख के जा रहा है, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करनी है। तो ऑब्जर्वेशन होती है एक तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, कि भाई 3 महीने तक मैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में देखूंगी कि वो अलग अलग लोगों के साथ किस तरीके से व्यवहार करता है। ठीक है, क्या उसका बिहेवियर रहता है। और दूसरा आता है बेटा ऑब्जर्वेशन इन वन कॉन्टेक्स्ट, यानी मैंने एक फील्ड सिलेक्ट की है, एक पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट किया है बेटा,
सिंगल कॉन्टेक्स्ट, सिंगल यानी एक संदर्भ। ठीक है, कोई पर्टिकुलर एरिया आपने सिलेक्ट किया है कि मुझे इस चीज में, पर्टिकुलर एरिया, कि मुझे इस क्षेत्र में देखना है कि ये कैसा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या क्षेत्र ले सकते हो आप, जैसे एक शेयर, हमने एक क्षेत्र ले लिया विद पियर्स, ये बच्चा अपनी क्लास के बच्चों के साथ कैसा है। ठीक है, तो मैं इसको जब इसके पीयर्स के साथ देखती हूँ तब मैं इसकी ऑब्जर्वेशन करती हूँ, अदरवाइज मैं दूसरी चीजों में इसकी ऑब्जर्वेशन नहीं करती। तो इसको बोलेंगे सिंगल कॉन्टेक्स्ट, जहां मैंने एक पर्टिकुलर एरिया लिया है। ठीक है, कोई भी एक एरिया आप उठा सकते हैं कि भाई दोस्तों के साथ ये कैसा रहता है या अपने पीयर्स के साथ कैसा है। ठीक है, कितनी उनकी हेल्प करता है, कितना उनको समझता है, किस तरीके से उनसे बात करता है, क्या इसका तरीका है बोलने का, भाषा कैसी है इसकी, क्या ये सीख रहा है उनके साथ। ठीक है, ये होता है एक सिंगल कॉन्टेक्स्ट। तो ये है कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसे बुक से मत लिखना, बुक में इकोलॉजी और इकोलॉजिकल अप्रोच बहुत कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये सिंपल भाषा में लिख कर आ जाना, आपको डिट्टो बुक से नहीं लिखनी होती है चीजें। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया दोनों। इसके बाद आपका आएगा इसमें बेटा, हिंदी की बुक में नहीं दे रखा एडवांटेज। नहीं देखो, कई जो प्रिंसिपल होते हैं वहां पे हेडिंग सेम डालनी होती है। ठीक है, सिद्धांत जो होते हैं बस, बाकी जगह आप अपने से बना के लिख सकते हो हेडिंग्स। ठीक है, हाँ, प्रिंसिपल जो होते हैं ना, बस प्रिंसिपल जो सिद्धांत होते हैं उनमें लिखने होते हैं सेम, क्योंकि वो सिद्धांत है उसके। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग हो गई, है ना, एडवांटेज डिसएडवांटेज की जो सब हेडिंग्स होती है वो अपने आप बना के लिख सकते हो छोटी छोटी, और फिर उसके अंदर मटेरियल लिख सकते हो अपने हिसाब से। अब इसमें हिंदी मीडियम में देखो वो नहीं दे रखे, एडवांटेज नहीं दे रखे हैं नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के। तो मैं इंग्लिश से बता दे रही हूँ, ठीक है, हिंदी वाले सुन लेंगे इसको। आपने इसको 2 या 5 नंबर का बनाना है, तो 2 या 5 नंबर का हम बना देते हैं इसको। एडवांटेजेस ऑफ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। तो पहली एडवांटेज तो बेटा ये हो गई कि अगर नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है तो बच्चे का प्राकृतिक व्यवहार मिलेगा मुझे, है ना। पहला जो एडवांटेज है वो क्या है कि इसके अंदर जो मेरी रिपोर्ट तैयार होगी उसके अंदर बच्चे का जो व्यवहार होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल स्वाभाविक होगा, नेचुरल होगा, फेक नहीं होगा, आर्टिफिशियल नहीं होगा। ठीक है, लोगों के सच्चे जो रंग होते हैं, जो उनके रिएक्शन है, जो व्यवहार है, वो नजर आते हैं नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में। दूसरा, एड्स इन रिसर्च वैलिडेशन। रिसर्च वैलिडेशन इसको हम क्या लिखेंगे हिंदी में, अ, प्रमाणों के, वैलिडेशन को क्या बोलते हैं, कि वैधता, प्रमाणों की वैधता में सहायक। जैसे कि देखो क्या हो रहा है कि नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन जो होता है, ये एक्सपेरिमेंट्स जो भी हम प्रमाण हासिल कर रहे हैं उस बच्चे के बारे में, उसकी वैधता, वैधता का मतलब होता है क्या बोलेंगे उसको, जिस पर्पस के लिए मैंने तुम्हारे ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया था वही पर्पस मुझे उस ऑब्जर्वेशन के अंदर मिला है या नहीं मिला है। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर है और एक टीचर है, ठीक है, ये ऑब्जर्व कर रही है बच्चों को और मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ बच्चों को। तो मेरे जो रिसर्च है और इसकी जो रिसर्च है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हम दोनों ने रिसर्च किया, एक बच्चा मान लीजिए, यहां से मैं उठा लेती हूँ, कोई भी बच्चा ले लीजिए। ठीक है, तो मैंने अगर मान लीजिए सीता मैम है और ये रीटा मैम है, दोनों ऑब्जर्व कर रही हैं सेम बच्चे को, राइट। तो प्रमाणों की वैधता सेम होनी चाहिए, यानी कि इन्होंने अगर लिखा है इस बच्चे के बारे में कि ये बच्चा जो है थोड़ा मिस्चीवियस है, थोड़ा शरारती सा है, तो रीटा मैम की रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ आना चाहिए कि हाँ शरारती है ये बच्चा। थोड़ा सा चेंज हो सकता है, 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि टीचर्स को एक वैलिडेशन
मिलता है कि हाँ, मैंने जो ऑब्जर्व किया वो सही है और आपने जो ऑब्जर्व किया वो सही है, दोनों सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो हम इस बच्चे के ऊपर डायग्नोस और रेमेडियल एक सही तरीके से कर सकते हैं। अब मान लो ये कह रही है मिस्टीरियस है, और ये कह रही है कि नहीं बहुत शांत मिजाज का है, बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, ये है वो है, अगर अलग हो गए प्रमाण, तो वैलिडेशन यानी ऑब्जर्वेशन गलत हुई है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वहां पे बच्चे के डायग्नोस और रेमेडी का कारण जो है वो खराब हो सकता है। उसके बाद पुट थिंग्स इन रियल वर्ल्ड व्यू। ठीक है, चीजें जो होती हैं उनको एक असल दुनिया में दिखाता है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में। अम, असल सेटिंग, ठीक है, एक रियल सेटिंग जो होती है उसके अंदर हमें ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं। हम कोई अलग से ढांचा नहीं बना के खड़ा करते हैं कि इसके अंदर हम बच्चे को बिठा के इसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक, फिर आपने इसमें बतानी है डिसएडवांटेज बेटा। डिसएडवांटेज आपकी दे रखी है हिंदी मीडियम में, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। डिसएडवांटेज में सबसे पहला आप बता दो बिहेवियर चेंज, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। अब भाई ऑब्जर्वेशन मैंने आपको क्या बताई, एक दो दिन की नहीं होती, ऑब्जर्वेशन कैसी होती है, लंबे समय की होती है। तो लंबे समय में लोगों का जो व्यवहार है वो क्या हो सकता है बेटा, वो चेंज हो सकता है, परिवर्तन आ सकता है। आप इस महीने जिस बच्चे को देख रहे हो कि भाई ये पढ़ नहीं रहा, हो सकता है तीसरे महीने में वो पढ़ना शुरू कर दे। ठीक है, तो स्वाभाविक प्रेक्षण में एक मुख्य कठिनाई सामने आती है जब बालक को यह पता चल जाता है कि उसका किसी के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। एक ये भी है, मान लीजिए गलती से इसको पता चल गया कि मेरा ऑब्जर्वेशन हो रहा है, ये बच्चा अपना बिहेवियर अपने आप ही चेंज कर देगा। ये भी कठिनाई है इसके अंदर, बच्चे को पता चल गया गलती से कि मेरा निरीक्षण किया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में उसके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। वह सामान्य व्यवहार करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसकी यह अभिव्यक्ति झूठी दिखाई पड़ती है। ठीक है, वो टीचर के सामने दिखाएगा मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन वो उसका जो एक्सप्रेशन है वो फेक नजर आएगा। फिर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डेवलपमेंट, सोर्स ऑफ इंफो अबाउट डेवलपमेंट, विकास संबंधी सूचनाओं का स्रोत। स्वाभाविक प्रेक्षण में प्रक्रिया के साथ संबंध का कारण बहुत ही कम बताया जाता है। विज्ञान का मूल उद्देश्य होता है अवलोकन या प्रेक्षण के दौरान जब यह मालूम किया जाता है कि क्या दो कारक सह संबंधित है। जब संबंध होता है तब एक कारक में दूसरे कारक के साथ ही परिवर्तन होता है, परंतु इसमें यह नहीं पता चलता कि एक कारक से दूसरा कारक प्रभावित होता है या दोनों कारक किसी तीसरे कारक के कारण होते हैं, अर्थात सह संबंध से कारण नहीं मान लेना चाहिए। यानी कि बेटा मान लीजिए फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग फैक्टर्स हैं, हम बच्चे को देख रहे हैं, कहीं उसके सोशल फैक्टर्स हैं, कोई फिजिकल फैक्टर है, कोई कॉग्निटिव फैक्टर है, अलग अलग फैक्टर्स हैं। ठीक है, एक कारक की वजह से दूसरे पे प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, ठीक है, या दो कारकों की वजह से तीसरे पे प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, ये जानकारी निकालना थोड़ा मुश्किल होता है ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, अब मान लीजिए कि बच्चा जो है आईक्यू उसका अच्छा खासा है, मतलब एवरेज होता है हमारा 90 से 120, मान लीजिए 120 आईक्यू है, पढ़ाई में हम इसको गिफ्टेड चाइल्ड कह रहे हैं या जीनियस चाइल्ड कह रहे हैं। ठीक है, तो भाई इसका कॉग्निशन तो अच्छा है, राइट, लेकिन क्या इसका जो कॉग्निशन है ये इसके सोशल को इफेक्ट कर रहा है, इसका कॉग्निटिव फैक्टर इसके सोशल फैक्टर को प्रभावित कर रहा है। हो सकता है ये बच्चा इंट्रोवर्ट हो, किसी से बात करना पसंद ही ना करता हो। ठीक है, हो सकता है फिजिकली ये थोड़ा अनफिट हो, चांसेस है। ठीक, तो हमें ये नहीं पता चलता नेचुरल ऑब्जर्वेशन से कि एक कारक दूसरे कारक को प्रभावित कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक, फिर आता है हम्म, ये भी वही है कारक। 53। ओके, एक इसमें लिखना तुम आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस। आउटसाइड इन्फ्लुएंस होता है बेटा जब हम नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो आसपास की चीजें, ये जो बच्चा है इसके आसपास जो चीजें हैं, बच्चे हो गए या टीचर्स हो गए, ठीक है, उनका जो इसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। मान लीजिए ये बच्चा मेरा सब्जेक्ट है, विषय है ये मेरा,
मैं इस बच्चे को ऑब्जर्व कर रही हूँ, ठीक है। अब इस बच्चे पे जो इसके आसपास का एनवायरनमेंट है उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। दीज इन्फ्लुएंसेस कुड इजीली इम्पैक्ट द रिजल्ट। अब ये इसके दोस्त हो गए, या दूसरे टीचर्स हो गए, या पेरेंट्स हो गए, इनका जो इन्फ्लुएंस पड़ेगा इस सब्जेक्ट पे, ये मेरे रिजल्ट्स को क्या कर सकते हैं बेटा, हिंडर कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। मान लो इस बच्चे के साथ मेरे सब्जेक्ट का बिहेवियर गंदा है लेकिन दोस्त के साथ अच्छा है, मेरे रिजल्ट में फर्क पड़ गया। व्यवहार को लेके मैं क्या लिखूं, अच्छा है या बुरा है, ठीक है। तो आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस जो होते हैं इनसे रिजल्ट्स खराब होते हैं। फिर इसमें एक डालना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कि एवरीवन लुक्स एट थिंग्स डिफरेंटली। भाई पीओवी तो सबका डिफरेंट होता है, ठीक है। अब मान लो कोई टीचर है, ठीक है, उसका ये बच्चा फेवरेट है, और मैं जो हूं सारे बच्चों को इक्वल देख रही हूँ, ठीक। ये टीचर इसके बारे में जो लिखेगा और मैं जो सबके बारे में लिखूंगी उसमें क्या आ सकता है बेटा, अलग डिफरेंस आ सकता है। तो वहां पे भी हमारे जो रिजल्ट का जो वैलिडेशन है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। जो वैधता होती है वो बिगड़ जाती है जब दो लोगों की अलग ओपिनियन आती है जो एक सेम सब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं सेम तरीके से, ठीक है, लेकिन कंक्लूजन्स अलग अलग आ रहे हैं दोनों के। वो कह रही है कि अच्छा है, मैं कह रही हूँ कि नहीं, इसमें थोड़े से बदलाव की जरूरत है, ठीक। इसके बाद ये वाला पॉइंट भी डालना कि बहुत लंबा समय लगता है, टेक्स अ लॉन्ग टाइम। टीचर के लिए भी आसान नहीं होता बेटा, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो 3 मंथ 4 महीने तक किसी को ऑब्जर्व करना इज नॉट इजी, ठीक है, बट करना पड़ता है। तो ये आपने इसमें डाल देना है। अब आप आ जाओ इंटरव्यू पर। ये आपका नेक्स्ट मेथड है बेटा, बच्चों को असेस करने का, आकलन करने का। और ये सारे टॉपिक सेकेंड ईयर में रिपीटेड है। चलो, इंटरव्यू, साक्षात्कार, बहुत आसान है बेटा। इंटरव्यू के बारे में जो जानते हो सब वो सब लिख देना इसके अंदर, ठीक है। जैसे पहला ही हिंदी की बुक में पेज नंबर 54 पे देखो, एक लाइन लिखी हुई है इंग्लिश में। अ, हिंदी की बुक, इंग्लिश की बुक में नहीं है, इंग्लिश वाले बच्चे इसको यहां से लिख लेना, आसान डेफिनेशन है। द इंटरव्यू इज अ social process involving interaction of two individuals, the interviewer and respondent। रिस्पोंडेंट को हम बोलते हैं इंटरव्यूई, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है ये आप इसमें बहुत आराम से लिख के आ सकते हो, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। तो इंटरव्यू क्या है, एक सोशल प्रक्रिया है। सोशल मतलब कि दो लोग तो होंगे ही होंगे, एक से ज्यादा होगा ही होगा। इन्वॉल्विंग इंटरेक्शन ऑफ टू इंडिविजुअल्स, द इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यूई, ठीक है। एक जो सवाल पूछता है और एक जो जवाब देता है, ठीक है। और इन सवाल और जवाब के तहत हम क्या कलेक्ट करते हैं बेटा, इंफॉर्मेशन। किसके किसके बारे में, इसके बारे में, ठीक है। इंटरव्यूई कौन है, स्टूडेंट। इंटरव्यूअर कौन है, टीचर। इसके अंदर आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन है। मैं अपने सामने बिठा के आपसे सवाल कर रही हूं, ठीक है। सामने बिठा के सवाल करूंगी तो तुम्हारे रियल एक्सप्रेशन, वास्तविक अभिव्यक्ति देख पाऊंगी, ठीक है। रियल आंसर्स निकाल पाऊंगी,
क्योंकि उसी वक्त सवाल कर रही हूं मैं तुमसे। ठीक है, इसके बाद इंडिविजुअल असेसमेंट, व्यक्तिगत आकलन, यानी वन एट अ टाइम। एक टाइम पर एक बच्चे को बुला के पर्सनली उससे सवाल करूंगी, तो मैं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाऊंगी। राइट, इसको बोलते हैं इंटरव्यू। जब हम दो व्यक्ति बैठते हैं, ठीक है, और कहाँ बैठते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको, निर्धारित प्लेस और टाइम में, डिटरमाइंड प्लेस एंड टाइम। ठीक है, निर्धारित जगह और समय चुनकर जब हम बैठते हैं एक रूम के अंदर, जिसको साउंड प्रूफ होना चाहिए, ये सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, रूम जो हो उसके अंदर बैठने की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए कमरा जो है। इंटरव्यूअर बैठेगा और इंटरव्यूई बैठेगा। एक क्वेश्चनेयर होना चाहिए, क्वेश्चनेयर यानी प्रश्नावली। सवाल पूछने हैं तो पहले से ही मैं एक क्वेश्चनेयर तैयार करके रखूं बच्चों के लिए, कि भाई मैंने ये सवाल पूछने हैं बच्चे से। ठीक है, सवाल पूछते टाइम बच्चा जो है, जो इंटरव्यूई है, इसको कंफर्टेबल बना के रखना है। नो फियर और एंजाइटी, इस कमरे के अंदर कोई डर और कोई एंजाइटी नहीं घुसने देना। कंफर्टेबल, इंटरव्यूअर जो है बेटा, इसके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए ताकि इंटरव्यूई कंफर्टेबल बन सके। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपने इसके अंदर डाल देने हैं पहले तो, इसको इंट्रोड्यूस करते टाइम। ठीक है, इसके बाद आपने इसके अंदर जो पेज नंबर 55 पे आप देखो, ये शायद इंग्लिश में नहीं था, एलिमेंट्स वाला। पेज नंबर 60 पे इंग्लिश में जो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरव्यू लिखा है ना बेटा, वहां पे लिख दो एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ इंटरव्यू। वहां पे आप लिख दो एलिमेंट्स ऑफ इंटरव्यू। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं कि इंटरव्यू के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ये सब एलिमेंट्स थे बेटा जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, साक्षात्कार एक प्रकार का वार्तालाप होता है जिसमें कम से कम दो व्यक्ति होते हैं, एक सूचना लेने वाला, दूसरा साक्षात्कार देने वाला। साक्षात्कार किसी एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति से होता है। शिक्षा क्षेत्र से संबंधित साक्षात्कार के अंदर कर साक्षात्कार लेने वाला प्रायः अध्यापक अथवा कोई शोधकर्ता होता है तथा साक्षात्कार देने वाला बच्चा होता है। ठीक है, साक्षात्कार के दौरान होने वाली वार्तालाप का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। आपके पास एक ऑब्जेक्टिव जरूर होना चाहिए, ले क्यों रहे हो साक्षात्कार, ये भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, साक्षात्कार एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क स्थापित करने का महत्वपूर्ण साधन होता है। साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति प्रशिक्षित अनुभवी होता है जो दूसरे व्यक्ति को सलाह अथवा परामर्श देता है। ये जो टीचर है ये कैसा होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। तो ये सब आपने एलिमेंट्स में डालना है कि इंटरव्यू में ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद आ जाओ कैरेक्टरिस्टिक्स पे, विशेषताओं पे। विशेषताएं, पहला, दो या दो से अधिक लोग, टू और मोर देन टू। किसी भी साक्षात्कार में बेटा दो या दो से अधिक लोग होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप इंडिविजुअल इंटरव्यू ले रहे हो तो एक बंदा, दो लोग हो गए। आप वो ले रहे हो, राउंड टेबल इंटरव्यू ले रहे हो, ग्रुप इंटरव्यू ले रहे हो, ठीक है, तो दो से ज्यादा लोग हो जाएंगे। तो साक्षात्कार प्रविधि की मुख्य विशेषता है, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का परस्पर आमने सामने कॉन्वर्जेशन होना चाहिए, फेस टू फेस कॉन्वो।
ठीक है, अकेला व्यक्ति अपना ही साक्षात्कार नहीं कर सकता, तो दो लोग तो मिनिमम इसके अंदर हमें चाहिए, पहली विशेषता। दूसरा, अगेन वही फेस टू फेस रिलेशन। देखो, जब हम फेस टू फेस रिलेशन में होते हैं, आमने सामने होते हैं, तो हम एक दूसरे के जो हाव भाव होते हैं, एक्सप्रेशंस जो होते हैं, इनको देख पाते हैं कि सामने वाला किस तरीके से मुझसे बात कर रहा है, किस तरीके से मेरे से सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो साक्षात्कार प्रविधि का प्रमुख विशेषता है कि इसमें जो इंटरव्यूअर है और इंटरव्यूई है, ये इनके द्वारा प्रत्यक्ष आमने सामने डायरेक्ट फेस टू फेस प्राइमरी रिलेशन स्थापित होता है। दोनों सामने बैठ के एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं, तो मुझे पता चलता है ये कैसे पूछ रहा है, किस टोन में पूछ रहा है, और मुझे इसका पता चलता है। ठीक। तीसरा इसमें आ जाएगा स्पेसिफिक पर्पस। भाई, मैंने इंटरव्यू लेना है तो मेरा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होगा, उद्देश्य जरूर होगा। ठीक है, मान लीजिए मेरे को बच्चे की मुझे बच्चों की इंटरेस्ट, मेरा उद्देश्य है इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ये जानकारी निकालनी है। ठीक है, तो मैं, मेरा पर्पस जो है वो क्या है, बच्चों की रुचियों का पता करना। तो मेरे जो सवाल होंगे वो उसी तरीके से होंगे, मैं उनकी रुचियों के बारे में सवाल पूछूंगी उनसे। ठीक है, तो साक्षात्कार की तीसरी विशेषता विशिष्ट पर्पस, अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों के प्रत्येक वार्तालाप को साक्षात्कार नहीं कहा जा सकता, बल्कि साक्षात्कार एक ऐसी उद्देश्यपूर्ण अंतःक्रिया है जिसमें दो या दो अधिक व्यक्ति द्वारा संबंध किसी विशिष्ट उद्देश्य को सामने रखकर ही स्थापित किया जाता है। अब भाई, बात तो मैं और आप भी कर रहे हैं, बट इसको हम इंटरव्यू तो नहीं कहेंगे, राइट? क्योंकि मैं आपकी कोई जानकारी तो नहीं निकाल रही यहाँ पे बैठ के, तो ये इंटरव्यू नहीं है। इंटरव्यू तब कहलाएगा जब उसके अंदर कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा, जब मेरे पास कोई डाटा आएगा। ठीक है, फिर चौथा वही आ गया आपका डाटा कलेक्शन। सामग्री संकलन। तो भाई, इंटरव्यू के अंदर अगर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, तो जो भी आपके जवाब होंगे बेटा, जो भी आंसर्स होंगे इंटरव्यूई के, ठीक है, इनको मुझे लिखते रहना है, इनकी एक रिपोर्ट बनाते रहना है, मेरे पास एक डाटा होना चाहिए। ठीक है, जिसके आधार पर मैं आपका निरीक्षण करूंगी या जिसके आधार पर मैं रिपोर्ट तैयार करूंगी। अब इसके बाद जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसमें भी आप कैरेक्टरिस्टिक ही लिखना। ठीक है, ये रिपीटेड रहता है सारा आपका। ऑब्जेक्टिव में जो लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक में, वही ऑब्जेक्टिव को कर देना। फिर आ जाओ वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरव्यू पे, पेज नंबर 61 पे आओ, हिंदी में, इंग्लिश में, और 57 पे आ जाओ हिंदी में। नेक्स्ट जो डालना है बेटा आपने, इसमें डालना है टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। अब इसमें से पहले मार्क करो कौन कौन से करने हैं। हिंदी में 57, इंग्लिश में 61। इंग्लिश वाले बच्चे खोलो पहले बुक। इंग्लिश में अनस्ट्रक्चर्ड वाला मार्क करो और स्ट्रक्चर्ड मार्क करो। फिर पेज नंबर 62 पे इनफॉर्मल और फॉर्मल मार्क करो, 5 और 6 पॉइंट। फिर सबसे नीचे पॉइंट नंबर 9 ग्रुप इंटरव्यू मार्क करो। फिर पेज नंबर 63 पे पॉइंट नंबर 10 पैनल और बोर्ड इंटरव्यू मार्क करो। फिर 11th पॉइंट फोन इंटरव्यू मार्क करो, फोन इंटरव्यू। पेज नंबर 64 पे 18, 19, 20 डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, ट्रीटमेंट इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, ये वाले टाइप्स आपने लिखने हैं। और हिंदी वाले बच्चे आ जाएंगे बेटा, हिंदी वाले बच्चे ऊपर जो लिखा है ना क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू, वो नहीं करना। ठीक है, सीधे आओ, डायग्नोस्टिक इंटरव्यू पे टिक करो, ट्रीटमेंट इंटरव्यू पे टिक करो, फॉर्मल पे, इनफॉर्मल पे, नेक्स्ट पेज पे पर्सनल इंटरव्यू, सबसे नीचे ग्रुप इंटरव्यू। बस। ठीक है, इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं, जहां पे मैंने आपको स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड वाला मार्क करवाया था, उन्हीं के आगे लिखो स्ट्रक्चर्ड, के आगे लिखो फॉर्मल, अनस्ट्रक्चर्ड के आगे लिखो इनफॉर्मल। ये सेम ही है ऑलमोस्ट, बिल्कुल। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है।
अनस्ट्रक्चर्ड के आगे लिखो इनफॉर्मल, स्ट्रक्चर के आगे लिखो फॉर्मल। अब आ जाओ, पहला डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है निदान। अब ये वर्ड आपने सुना होगा बेटा डॉक्टर्स के पास, है ना? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है? डायग्नोस करता है। किसको डायग्नोस करता है बेटा? बीमारी को, है ना? जैसे वो हमारा चेकअप करता है, डायग्नोस में क्या करेगा? चेकअप। चेकअप करके वो बताएगा कि भाई आपको जो बीमारी है वो क्यों है, राइट? कारण बताएगा, कॉज। इसी को बोलते हैं डायग्नोस करना। तो मेरा वो इंटरव्यू जिसके अंदर बेटा मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? डायग्नोस करना, निदान करना। यानी कि निदान करने का मतलब है कि बच्चे की जो स्ट्रेंथ, बाहर बज रहा है, विंडो बंद कर दो। बच्चे की जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है, ठीक है, एक तो इनका पता करना, ठीक। दूसरा, बच्चा जो है बेटा ये क्यों हमारा फेल हो रहा है, ये कारण पता करना। सिर्फ कारण पता करना है, अभी इलाज नहीं करना, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक इंटरव्यू का मतलब वो होता है ऐसा साक्षात्कार जिसके अंदर इंटरव्यूअर जो होता है वो इंटरव्यूई से ऐसे सवाल पूछेगा जिसमें वो उसकी स्ट्रेंथ यानी ताकत और उसकी कमियों का पता करेगा, और ये पता करेगा कि बच्चा जो है वो किस फील्ड में पीछे रह रहा है जिस वजह से वो उस सब्जेक्ट में या उस एरिया में फेल हो रहा है। आगे समझ? दूसरा इसी के साथ आता है बेटा, इसी का जोड़ा है रेमेडियल इंटरव्यू, ठीक है, उपचारात्मक साक्षात्कार। अब भाई आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको कारण बताता है, उसके बाद वो आपको रेमेडी देता है। रेमेडी का मतलब क्या होता है? दवाई, ट्रीटमेंट। सेम उपचारात्मक इंटरव्यू होता है। उपचारात्मक इंटरव्यू के अंदर हम हमारा जो उद्देश्य होता है वो होता है ट्रीटमेंट पता करना, सॉल्यूशन टू कॉज। यहाँ पे जो आपने कारण पता किया था कि मेरा बच्चा जो है इस क्षेत्र की वजह से या इस कमी की वजह से फेल हो रहा है, तो उस समस्या को दूर करने का जो उपचार है, जो ट्रीटमेंट है, उससे संबंधित सुझावों की खोज करना। तो मैं सजेशंस की खोज करूंगी, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रीटमेंट इंटरव्यू। फिर आपका तीसरा आता है फॉर्मल इंटरव्यू। यही बेटा आपका स्ट्रक्चर्ड भी है, ठीक है। औपचारिक साक्षात्कार, संरचित साक्षात्कार, ठीक है। फॉर्मल जो होता है ये प्री प्लान्ड होता है, पहले से ही बेटा इसमें टाइम, प्लेस और क्वेश्चंस, कैंडिडेट्स सब सिलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। एक क्राइटेरिया बनाया जाता है कि ये वाली एलिजिबिलिटी के कैंडिडेट्स इसमें होने चाहिए। जैसे आप टीचिंग का इंटरव्यू देने जाते हो, राइट, तो आप वो इंटरव्यू पहले देखते हो, किसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा होता है, वो लोग पहले रिलीज करते हैं इंटरव्यू की टाइम, प्लेस वगैरह, ठीक है। फिर आप जाते हो वहां पर, फिर आपको एक प्रॉपर रूम में बिठाया जाता है, वहां पे आपसे सवाल पूछे जाते हैं, सब कुछ फॉर्मली होता है, ठीक है। तो साक्षात्कार जो होता है, फॉर्मल साक्षात्कार जो होता है, ये स्टैंडर्डाइज भी कहा जाता है। स्टैंडर्डाइज्ड, स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है बेटा मानक। मानक मतलब सेम फॉर ऑल, सारे कैंडिडेट्स के लिए जो इंटरव्यू का प्रोसेस होगा वो सेम होगा, ठीक है। ठीक है। फॉर्मल इंटरव्यू जो होगा ये स्टैंडर्डाइज होगा, मानक होगा, यानी जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, यहाँ पे कैंडिडेट्स हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं बेटा, जितने भी मेरे बच्चे हैं उनसे मैं सेम तरीके के सवाल पूछूंगी, सेम जगह पे पूछूंगी, सेम टाइम पे पूछूंगी, ठीक है। कि मान लीजिए मैंने 2 घंटे का रखा है, तो इस 2 घंटे के अंदर अंदर मैंने इंटरव्यू लेना है, प्री प्लान। एक रूम मैंने डिसाइड कर लिया है, साउंड प्रूफ कमरा होना चाहिए,
हर एक चीज वो होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है। और जो भी बच्चों के आंसर्स आएंगे बेटा, मैं उनकी रिपोर्ट तैयार करती जाऊंगी। ठीक है, डाटा मैं कलेक्ट करती जाऊंगी। मेरे जो सवाल होंगे वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं बेटा? जिसके आंसर्स जो होते हैं आर लॉन्ग एंड एक्सप्रेसिव, खुले अंत वाले प्रश्न। खुले अंत वाले प्रश्न ऐसे होते हैं कि जैसे मैंने आप सबसे सवाल पूछा कि आप सब लोग शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं, तो आप सबके अलग अलग जवाब आएंगे और आप सब अपने आइडियाज जो है एक शब्द में एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, आप सब मुझे एक पैराग्राफ में या ऐसे फॉर्म में आंसर देंगे। राइट, इसको बोलते हैं ओपन एंडेड। और एक होता है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड होता है कि मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि बेटा आपको शिक्षा कैसी लगती है, तो वहां पे आप एक शब्द में जवाब देंगे और आप सबका जवाब जो होगा वो सेम होगा, वो क्लोज एंडेड होता है। ठीक है, तो जहां पे हम खुद को एक्सप्रेस करते हैं, लंबे थोड़े जवाब होते हैं, वो ओपन एंडेड होता है। तो फॉर्मल में जो इंटरव्यूअर होता है वो ओपन एंडेड सवाल पूछता है कि भाई अपने बारे में बताइए, तो वो अपने बारे में बताएगा, अपनी फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह। ठीक है, फिर वो उससे कुछ सवाल पूछेगा कि आप इस क्षेत्र के बारे में क्या सोचते हैं, इस मेथड के बारे में कुछ बताइए। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वो थोड़ा आंसर्स बना के बोले। ठीक है, इसी के साथ उल्टा वाला आ जाता है, इसका ऑपोजिट जो हो जाता है इनफॉर्मल इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ये बिल्कुल उसका उल्टा लिख देना बेटा। ठीक है, इसमें कोई टाइम प्लेस नहीं होता। ठीक है, कोई कैंडिडेट सिलेक्शन ऐसा कुछ नहीं होता, इनफॉर्मली होता है, अनौपचारिक तरीके से होता है बिल्कुल। ठीक है, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चनेयर प्रिपेयर नहीं होता। ठीक है, और क्लोज एंडेड सवाल हो सकते हैं इसके अंदर, भाई एक दो सवाल पूछेंगे आपसे और ठीक है भाई हो गया क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि मान लो अ, एक गर्ल है, इसके अंकल की शॉप है। ठीक है, और इनको एक हेल्पर चाहिए। राइट, इसका एक फ्रेंड है, इसको जॉब चाहिए। तो इसने अपने अंकल को बोला कि मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है आप उसको रख लो, और इसने इस लड़के को बोला कि मेरे अंकल है उनके पास चला जा। अंकल ने दो तीन सवाल पूछे, हाँ भैया क्या नाम है, कहाँ से आए हो, कहाँ तक पढ़े हुए हो, और रख लिया। ये इनफॉर्मल इंटरव्यू है जिसमें ना तो टाइम प्लेस का कुछ सेट किया था, ठीक है, कोई रूम नहीं था, कोई क्वेश्चनेयर प्रिपेयर्ड नहीं था, बिल्कुल इनफॉर्मल सेटिंग के अंदर उसका इंटरव्यू लिया और उसको नौकरी पे रख लिया। ये इनफॉर्मल इंटरव्यू होता है। ठीक है, इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू कौन सा नंबर हो जाएगा, फिफ्थ। पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू बेटा वही है, दो व्यक्ति होंगे इसके अंदर। ठीक है, एक इंटरव्यूअर होगा एक इंटरव्यू होगा, यानी कि इंटरव्यूअर जो है ये इंडिविजुअल का वो लेगा इंटरव्यू, एक बंदे का एक टाइम पे इंटरव्यू लेगा और उससे सवाल जवाब करेगा, उसकी भावनाएं, उसके मोटिवेशन, उसके एक्सप्रेशंस के बारे में जानकारी हासिल करेगा। फिर आता है ग्रुप इंटरव्यू। ग्रुप इंटरव्यू में क्या होता है कि एक पैनल बैठता है, ठीक, एक इंटरव्यूअर होता है और बहुत सारे इंटरव्यू होते हैं। ठीक है, तो ये इधर से सवाल करता है और जो जवाब देता है उसके आधार पे रिपोर्ट तैयार करता चला जाता है। ओके, फिर इसमें इंग्लिश वाली बुक में एक पैनल इंटरव्यू कराया था बेटा। पैनल इंटरव्यू जैसे आपका बड़ी बड़ी जगह पे होता है, यूपीएससी है ना, केवीएस, इनके जो इंटरव्यू होते हैं इसमें एक पैनल होता है, यहाँ पे तीन चार इंटरव्यूअर बैठे होते हैं, है ना, और एक इंटरव्यू ही होता है, और ये अलग अलग सवाल पूछते हैं अलग अलग एरियाज से। ठीक, और फिर एक इसमें मैंने आपको बोला था फोन इंटरव्यू। फोन इंटरव्यू होता है कॉल पर।
पैनल ही लिख देना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे इंटरव्यू हो रहा है या कॉल पे इंटरव्यू हो रहा है, मान लीजिए आप दिल्ली में बैठे हैं, ठीक है, इंटरव्यू जो है वो दिल्ली में बैठा है और जो तुम्हारा इंटरव्यूअर है वो मुंबई में है, तो ये क्या करेगा, कॉल पे इंटरव्यू ले लेगा। ठीक है, मान लो कि हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है और ब्रांच जो है वो दिल्ली में है, तो इसको मुंबई बुलाने की बजाय ये यहीं से कॉल पे इंटरव्यू ले लेगा और इसको अपॉइंटमेंट लेटर दे देगा। ठीक है, ये फोन इंटरव्यू होता है। इसके बाद आपका आता है इम्पोर्टेंट स्टेप्स। हम्म, इसमें आते हैं बेटा स्टेप्स ऑफ इंटरव्यू मेथड। किस तरीके से आप इंटरव्यू शुरू करेंगे और कहाँ पे एंड करेंगे। ठीक है, क्या कदम है, क्या महत्वपूर्ण चरण है। तो सबसे पहला जो आता है बेटा वो है तैयारी करना। कोई भी काम हम शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। ठीक है, प्रिपरेशन के अंदर क्या आपने तैयारी करनी है कि भाई पहला जो इंटरव्यू लेगा, जो इंटरव्यूअर होगा, इसको क्या होना चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब को जो टीचर बनने का इंटरव्यू ले रहा है उसको टीचिंग की फील्ड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो वो सामने वाले से सवाल पूछेगा कि भाई बताओ किस मेथड से पढ़ाओगे, बताओ क्या स्ट्रैटेजी यूज करोगे, तुम्हारी क्लास में ऐसे बच्चे हैं तो किस तरीके से उनसे बात करोगे। ठीक है, तो इंटरव्यूअर जो है उसको प्रॉब्लम की फुल नॉलेज होनी चाहिए, जिस भी इशू के ऊपर आप बात करने जा रहे हो बेटा। ठीक है, इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ फुल गाइड। गाइड यानी कि आपने कहाँ पे इंटरव्यू लेना है, किस समय लेना है, कौन से सवाल पूछने हैं, ये सारी चीजें पहले ही डिसाइड करनी है। ये नहीं कि इंटरव्यू ही आके सामने बैठ गया और अब आप सोच रहे हो यार इससे क्या पूछूं, क्या बोलूं इसको। नहीं, आप प्रॉपरली प्रिपेयर होने चाहिए, पहले से ही एक पेपर होना चाहिए आपके पास जिसके ऊपर सारे के सारे सवाल लिखे होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपने दूसरा इसमें करना है सिलेक्शन ऑफ इंटरव्यूई। बेटा जिसका इंटरव्यू लेना है वो आपके ऑब्जेक्टिव के बेस पे होना चाहिए। ठीक है, सबका इंटरव्यू तो नहीं लोगे, कुछ तो ऑब्जेक्टिव, कुछ तो पर्पस रखा होगा आपने जिसके आधार पे आप इंटरव्यू ले रहे हो। राइट, तो इंटरव्यू जो सिलेक्शन आपने करना है वो आपने एक ऑब्जेक्टिव बनाना है, उस ऑब्जेक्टिव के आधार पे आप अपने कैंडिडेट्स का चुनाव करोगे और उनका इंटरव्यू लोगे। ठीक, फिर तीसरा इसके अंदर वही टू डिटरमाइन टाइम प्लेस, वो आपने प्रिपरेशन में ही डाल देना है। फिर आना है प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू करनी है। तो साक्षात्कार के लिए तैयारियां करने के बाद साक्षात्कार की और अग्रसर होना पड़ता है। साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाता आमने सामने होते हैं, अंतः क्रिया होती है, यानी कि अब फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा। ठीक है, दोनों आमने सामने बैठेंगे, सवाल और जवाब की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, एक सवाल करेगा, एक जवाब पूछेगा, जो सवाल कर रहा है वो मुस्कुराए मुस्कुराए है, स्माइल होनी चाहिए और इसको कंफर्टेबल फील कराना है। ठीक है, हर सवाल के बाद जब आप जवाब ले रहे हो तो उसको समय देना है जवाब कंप्लीट करने का, और दूसरा सवाल पूछने से पहले पॉज लेना है। ठीक है, ताकि ये आपका हेजिटेट ना हो, घबराए ना। वही चौथी चीज दे रखी है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट। संबंध बनाना है बेटा आपने। ठीक है, यानी कि नो फियर, नो एंजाइटी, कंफर्टेबल। ओके, तो साक्षात्कार जो है वो पूर्व निर्धारित समय स्थान पर साक्षात्कार द्वारा सूचनादाता से संपर्क स्थापित करे। ठीक है, कांटेक्ट बनाए, उसको बिठाए आराम से, कंफर्टेबल बनाए। फिर बिगिनिंग ऑफ मेन इंटरव्यू डालना इसके अंदर।
इंटरव्यू की शुरुआत करनी है। इसमें वही लिखना, सेम चीज़ें, कि ये इसकी जानकारी हासिल करेगा, इसके परिवार के सदस्यों के बारे में पूछेगा, ठीक है, इसके बैकग्राउंड के बारे में पूछेगा, जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में सवाल पूछेगा, इसका ध्यान जो है उसको भटकने नहीं देना है, ठीक है। मान लीजिए कभी कभी होता है कि इंटरव्यूई जो है ये आउट ऑफ ट्रैक चला जाता है जवाब देते देते, ठीक है, तो वो नहीं होने देना है, इसका ध्यान नहीं भटकने देना है। सवाल बिल्कुल जो है टू द पॉइंट होने चाहिए कि भाई ये पूछना है, इसका जवाब ये आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने उसके परिवार में के बारे में पूछा और पूरी राम कथा जो है वो बताना शुरू कर दे रहा है, ये नहीं करना है, ठीक है। सारे सारे हो गए, मेरे से स्टक हो गया था ब्लू। एनकरेजमेंट टू रिस्पोंडेंट, जो जवाब दे रहा है बेटा इसको प्रोत्साहित करना है घर, ठीक है, डराना नहीं है, स्माइल देनी है उसके सामने और उसको प्रोत्साहित करना है, जैसे कि इस तरीके से बोलना है, ग्रेट, है ना, नाइस, ऐसे वर्ड आपने यूज करते रहना है, अप्रिशिएट करना है कि आपने ये बहुत अच्छी बात बताई मुझे, ठीक है, उसके जो जवाब हैं ताकि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो। तीसरा, जो इंटरव्यू ले रहा है, जो सवाल पूछ रहा है, उसको पेशेंट होना बहुत जरूरी है। इंटरव्यूअर को पेशेंट होना बहुत जरूरी है। आप जब अपने सवाल पूछ रहे हैं तो उनमें पॉज होना चाहिए, ये नहीं कि सवालों की बौछार कर दी आपने उसके ऊपर, ठीक है, उसके जवाब सुनने की क्षमता रखिए। फिर लास्ट में इसमें डालना रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, डाटा, जो भी जवाब आपको आए हैं उनको आप लिखिए कहीं पर, ठीक है, आपने उनको लिखना है, क्योंकि बाद में उसी डाटा, क्योंकि आप तो 10 लोगों का इंटरव्यू लोगे, भूल जाओगे किसने क्या कहा था, तो अगर लिख लोगे तो वो आपको बाद में याद रहेगा कि किसको सिलेक्ट करना है किसको नहीं, ठीक है। इसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज में क्या लिखोगे? एडवांटेज में लिख देना कि हर टाइप की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं हम, आमने सामने बैठे होते हैं तो एक दूसरे के एक्सप्रेशन पता चल जाते हैं, ठीक है, डाटा वेरीफाई हो जाता है, हम सामने बैठ के उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। डीमेरिट्स में ये डाल देना कि पर्सनल बाइज आ जाता है, कि मान लीजिए कोई किसी का फेवरेट स्टूडेंट है तो टीचर उसका इंटरव्यू में अच्छी बातें लिख रही है, किसी को पसंद नहीं करती तो उसके बारे में अच्छा नहीं लिख रही, ठीक है। बस 5 नंबर में इससे ज्यादा क्या लिखोगे? ओके, इसके बाद क्या रहता है आपका इस यूनिट में? रिफ्लेक्टिव जर्नल बच्चों का, एनेक्डोटल नरेशन, अभी भी रह रहा है, 3-4 टॉपिक है इम्पोर्टेंट। चलिए अब यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, फेजेस ऑफ क्लिनिकल बीएस में 2-3 मेथड और हैं इस यूनिट में बेटा जिन पे क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है, इनको कल कंटिन्यू करेंगे, यहीं पे रोकेंगे अब क्लास को, बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा सबके लिए, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी जेबीटी फर्स्ट ईयर पेपर 1 क्लास 6। चलो